हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से उसी एकलव्य सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वही सीरीज जिसमें हम पूरा क्लास 12 सिर्फ 60 दिन के अंदर कंप्लीट करवा रहे हैं और सिलेबस हमारा बायोलॉजी होने वाला है। जी हाँ, आज इस सीरीज का शायद लेक्चर नंबर 21 या 22 आपके पास जाएगा। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक से चेक कर लीजिएगा। जितनी भी हमारे सीरीज का पूरा लेक्चर है वो आपके पूरे प्लेलिस्ट पे मतलब पर डे अपडेट हो रहा है। जितने लेक्चर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको सीरीज की पूरी जानकारी चाहिए, आप हमारा पहला लेक्चर देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। लेक्चर नंबर 1 में आपको पूरी जानकारी सीरीज से रिलेटेड मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यूपीएससी बीएससी बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं हमसे बायोलॉजी को पढ़ने। हम लोग एक बहुत बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था भैया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। क्या नाम था? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 9 यही होगा, मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। फिलहाल इस चैप्टर का 4 लेक्चर हो गया है। आज इसका 5वां और द एंड वाला लेक्चर होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि बिल्कुल एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था प्रोसेसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। उसमें हमारे टोटल 7 प्रोसेस हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। दूसरा चीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया। तीसरा चीज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लिया। यहां तक हम पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। अगर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई दिक्कत है, यकीन मानिए ऐसा पढ़ाया गया है कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पिछला लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को पढ़ना है भैया अपना एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है पीसीआर। अच्छा सर, ये है क्या? जो हमारा टेक्निक था उसका आपका ये भैया चौथा टेक्निक है। कौन सा, कितने नंबर का टेक्निक है? चौथा। पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना, तीसरा हमें क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथा टेक्निक है हमारा पीसीआर। अच्छा, कई बार तो सीधे सीधे पीसीआर का सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है पूरा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा सर, होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझाइए तो थोड़ा मजा आ जाए कि पीसीआर आज हमें पढ़ना है। बहुत बढ़िया टॉपिक सब कहते हैं, अभी तक समझ नहीं आया, आज समझ जाएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक। अच्छा देखिए, इस टेक्निक में क्या होता है, अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या है डिफिनीशन, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इन दिस टेक्निक मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड और फॉर्म्ड। मतलब जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया था, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, करोड़ों अरबों जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला था, उसी को आज हम लोग उसी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई सारी कॉपी बनाएंगे, जिससे हम उसी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को कई सारे रिकॉम्बिनेंट में बना देंगे और उसी रिकॉम्बिनेंट से जितना प्रोटीन, जितना एंटीबायोटिक, जितनी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे। अगर आप लोगों का बेस नहीं बन पा रहा है तो देखिए, हमने पढ़ाया था कि हम डीएनए को आइसोलेट किए, उस पे चिल्ड एथेनॉल डाले, उसको स्पूलिंग प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के हमने क्या किया, उसको आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। जब कट किया तो उसके कई सारे पीसेज बन गए। इस डीएनए को कट किया, कई सारे पीस, इसी के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब इन अरबों खरबों पीस से हमें अगर ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकालना है तो इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाला। इसका काम ही इतना होता है कि कोई रिकॉम्बिनेंट ले लीजिए, कोई प्लाज्मिड, उसी में लाके इसको जोड़ दीजिए। अब ये जितना बार फोटोकॉपी करेगा सारे में हमारा ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट भी फोटोकॉपी या इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। बस ये छोटा सा चीज है। तो फोटोकॉपी इसका कैसे होगा वो हमको पढ़ना है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। देखिए इसका फोटोकॉपी होता कैसे है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों, हम लोग इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, कह रहा है आपके लिए हमने आपके एनसीईआरटी का एक फिगर आपकी स्क्रीन पे ऐड करवाया है, आप लोग जब चेक करेंगे कायदे से वही आपका पीसीआर है। उस किताब के उसी फिगर को आप लोग अपने सामने खोल के रख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा जो हम कह रहे हैं। देखिए कह रही है एनसीईआरटी, ये हमारा क्या है, ये है हमारा डीएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एक तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम चलता है, फिर उल्टा 5 प्राइम से 3 प्राइम चलता है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, ये हमारा एक डीएनए है भाई, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ऊपर वाला एक धागा हो गया एक स्टैंडर्ड, नीचे वाला दूसरा धागा हो गया दूसरा स्टैंडर्ड। हम लोगों को इसी की कॉपी बनानी है। अच्छा, इसकी कॉपी हम बना कैसे सकते हैं, अगर आप हमको बताइए इसकी कॉपी हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक ऊपर वाले डंडे की एक कॉपी ऐसे बना देंगे। अब ये 2 डंडा हो गए, एक ये बन गया एक ये नया बन गया, तो एक डीएनए हमारा इधर बन गया, नीचे वाले डंडे की एक कॉपी हम ऐसे बना देंगे पूरा, तो एक डंडा ये बन गया एक ये बन गया, तो टोटल कितना हुआ, अभी तक एक हमारा पूरा डीएनए था जो ब्लैक कलर से है, अब उसी एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की एक एक और कॉपी बना लिए। इसी कॉपी बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। समझ में आया, ये आपका होता है क्या, बेस। ऐसे ही कॉपी बनती है। अच्छा, कॉपी बनाने में जरूरत किसकी पड़ेगी, बहुत छोटा सा चीज है, किसकी जरूरत पड़ेगी सर, आइए आपको हम वो भी बता दें किसकी जरूरत पड़ती है। देखिए जरूरत इसमें सबसे पहले हमें पड़ेगी प्राइमर की। कैसे, ये हमारा दोनों स्टैंड है, थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा ताम झाम मतलब काम इसके बीच में बहुत ज्यादा करना है। एक हमारा 5 इंड से 3 इंड है, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर हो गया, ठीक। अच्छा, दोनों कभी 5 5 3 3 एक तरफ ना लिखिएगा, पहला चीज डीएनए ऐसे ही होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज है, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज क्या है सर, दूसरा चीज ये है, एक बार हमसे एक लड़के ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे जानेंगे कि 5 इंड कौन सा है 3 इंड कौन सा है, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है। हम बता रहे हैं ना, हमको किताब बताई थी कि 5 और 3 इंड होता है, लेकिन कैसे होता है इसका पहचान क्या है। तो देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों को नहीं आता, शायद आपको भी ना आता हो, देखिए कैसे पता लगेगा। 5th इंड पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। कौन सा ग्रुप बच्चों, हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप हमारा 5th इंड पे जुड़ा रहता है। तो फॉस्फेट ग्रुप हम लोग कहते हैं किसको है, फॉस्फेट ग्रुप हम लोग कहते हैं PO4 3-, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। और 3 इंड पे हमेशा हम लोगों का OH- ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बिल्कुल यही चीज है, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम लोग 3 इंड कह देंगे, जहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम लोग 5 इंड कह देंगे। बड़ी कॉमन सी चीज, एक चीज बड़ी तसल्ली में पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कंप्लीट करवाना हमारी ही जिम्मेदारी है, आप बस वीडियो में बने रहिए। दूसरा चीज क्या है, हम लोगों को यूज करना है प्राइमर का। अच्छा, प्राइमर का हम लोग यूज कहां करेंगे, प्राइमर अगर हम लोग लगाएंगे तो भैया एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक प्राइमर हम लोग इधर लगाएंगे, एक प्राइमर इधर लगाएंगे। अच्छा, ये प्राइमर क्या बवाल है, जो ये आपको पूरा बड़ा वाला डंडा दिख रहा है, इसी की फोटो कॉपी करने के लिए हमें छोटे छोटे प्राइमर की जरूरत पड़ती है, तभी यही प्राइमर पूरे डंडे का फोटो कॉपी करेगा। अच्छा ठीक सर, तो आपने कहा प्राइमर, हम प्राइमर लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक चीज आपको ये देखना है कि आप लोगों को एक काम ये करना है कि प्राइमर को हमेशा लगाया कैसे जाता है, ये आप लोग सीख लीजिए। कैसे सीखेंगे सर, सीखना बहुत जरूरी है। प्राइमर को हमेशा कोशिश करना है हमें 3 इंड पे लगाना है। कैसे लगाना है, 3 इंड पे। तो एक को इधर लगा देंगे और एक को इधर लगा देंगे। अब ज्यादा सही हुआ, कैसे सही हुआ भी आपको बताते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक। याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट है सीखने वाला। क्या करना है, अब अगर यहाँ 3 है तो ये 5 होगा, होगा कि नहीं। अगर ये 3 है तो ये 5 होगा, इसका अपोजिट होगा। अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, बहुत सही। उसी तरह से ये 3 है तो ये 5 होगा और इस साइड वाला 3 होगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 पर ही, ध्यान से सुनिएगा,
3 वाले 3 प्राइम पर ही हमेशा डंडा इसका आगे बढ़ेगा। मतलब डीएनए की जब हम फोटोकॉपी करेंगे तो ये इस साइड बढ़ता हुआ आएगा, ऐसा नहीं है कि 5 के साइड बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी हम कभी इसकी फोटोकॉपी करते हैं तो हमारा डीएनए ऐड किधर होगा भैया, उसका डंडा हमेशा 3 प्राइम पे ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अटैचमेंट हमेशा OH ग्रुप पे होती है। कहां होती है? OH ग्रुप पे होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम लोगों का जो 3 वाला प्राइम है यहाँ पे क्या अटैच है, यहाँ है OH ग्रुप। इस 3 वाले प्राइम पे हमारा OH ग्रुप अटैच है। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? उसके बाद में हम लोग ये सब ऊपर ऊपर नहीं करते, इसको हम लोग एक PCR मशीन के अंदर करते हैं पूरा प्रोसेस। तो उस मशीन में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है। टेम्परेचर देने से क्या होगा? टेम्परेचर देने से क्या होता है पूरा बताएंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है, उस टेम्परेचर में कहीं ये जो छोटा छोटा प्राइमर दोनों लगा है ये गल ना जाए, खत्म ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इसीलिए इसको सही करने के लिए हम लोग जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो इसको ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला भी हमें बनाना पड़ेगा। भाई हमें मान लीजिए कि क्या काम करना है, हमें मान लीजिए कि राजस्थान में हमें फौज की नौकरी मिल गई, ठीक। अब वहां बिल्कुल वही पूरा रेत उड़ रहा है। अब उस रेत में मान लीजिए कि हम जम्मू कश्मीर से गए हैं, तुरंत वहां पे हमारा तबादला हो गया, पोस्टिंग हो गया, तो आप पहले ही दिन बिल्कुल वहां फिट हो जाएंगे। आप इतने ठंडे क्लाइमेट से गए हैं कि वहां पे इतना ठंडी है जम्मू कश्मीर में, जैसे राजस्थान में गए वहां 55-56 डिग्री की गर्मी है, वहीं आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वही कंडीशन है। ये प्राइमर क्या है, जब हम PCR मशीन के अंदर डालेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग 92 डिग्री टेम्परेचर इसको देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डंडे आपस में अलग हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को हम लोग अच्छा थर्मल रेजिस्टेंट बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं डीएनए पॉलीमरेज। दोनों 3 एंड पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ देंगे। डीएनए पॉलीमरेज हमारा एक खास प्रकार के बैक्टीरिया से मिलता है। कहां से मिलता है भैया? एक खास प्रकार के बैक्टीरिया से मिलता है, और वो बैक्टीरिया एक रेजिस्टेंट होता है थर्मल के लिए। तो कहां से मिलता है हमको? वो हमको मिलता है किस जगह से? वो हमको मिलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। पहले लिख लीजिए, ये जो दोनों डंडा था इसका नाम है प्राइमर। जो हमने इसको बचाने के लिए घेराबंदी किया ये है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, इस पॉलीमरेज को हम लोग TQ पॉलीमरेज भी कहते हैं। TQ पॉलीमरेज। अच्छा, क्यों कहते हैं TQ पॉलीमरेज? TQ पॉलीमरेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से हमको मिला था। ये TQ जो है ये बैक्टीरिया है, इसी ने इस पॉलीमरेज नामक केमिकल को बनाया है। तो यही केमिकल हमारे OH को बचा रहा है। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है थर्मस। ये TAQ होता है। क्या होगा भैया? ये TAQ। तो T से क्या हो गया? थर्मस, और AQ से हो गया एक्वेटिकस। क्या हो गया? एक्वेटिकस। तो इसीलिए हम लोग इसे TAQ पॉलीमरेज कहते हैं। समझ में आया? हमने ये कहा कि इसे हमें बनाना है गर्मी झेलने लायक, तो हम प्राइमर पे लाके लगा देंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक केमिकल है जो एक बैक्टीरिया से मिलता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हीट झेल सकता है। तो जो ज्यादा हीट झेलेगा उसके बॉडी में जो केमिकल बनेगा वो ज्यादा गर्मी में भी ठीक रहेगा। इसीलिए हमने यूज किया क्या? TAQ पॉलीमरेज नामक केमिकल। TAQ अगर कोई कभी पूछे बता देना। TAQ बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, वो एक केमिकल बना है जिसका नाम है पॉलीमरेज। बस इतना ही। अच्छा, तीसरा चीज, अब क्या होगा? अब ये OH ग्रुप धीरे धीरे यहाँ पे OH जुड़ता चला जाएगा। ये जुड़ेगा OH, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनेगी OH का OH से। तो ये क्या है? ये पूरा हमारा जो है एक फोटोकॉपी पूरा इधर हो गया और एक दूसरा फोटोकॉपी पूरा इधर हो गया। क्या हो गया? एक फोटोकॉपी इधर, एक फोटोकॉपी इधर। अब ये दोनों डंडे क्या है? शुरुआत हमने इन दोनों को किया था, इसका साथी ये आ गए, इसका साथी ये आ गए, ये दोनों हमारे फोटोकॉपी बन के तैयार हो गए। यही हमारा PCR पूरा प्रोसेस कहता है। अच्छा, ये जो जुड़ रहा है इसे हम लोग आपस में क्या कह रहे हैं? ये जो जुड़ रहा है ये आपस में जो छोटा छोटा बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं DNTP। क्या कहते हैं भैया? इसे हम लोग कहते हैं
DNTP डाई नाइट्रो ट्राइफॉस्फेट से ये बॉन्ड बनता है। तो आपको इसमें 4 चीजें देखने को मिले। पहला चीज क्या था, हमने यूज किया प्राइमर, दूसरा मरेज है TAQ पॉलीमरेज, तीसरा हमने इसके अंदर क्या यूज किया, तीसरा हमने इसके अंदर यूज किया है एक और बहुत अच्छा चीज जिसका हम लोग नाम क्या बता रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं भैया DNTP, या इसी DNTP को हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, चौथा चीज हमने क्या यूज किया, चौथा चीज हमने यूज किया ये जो DNA, भाई जो DNA लिए थे उसी की कॉपी बनाना है, तो ये DNA सैंपल हो गया। चौथा चीज हमने इसमें DNA सैंपल यूज किया। अब हमने आपको पूरा ये प्रोसेस समझा दिया। अब हम आपको NCERT का प्रोसेस समझाते हैं, इसको आप उससे लिंक करिएगा। क्या करिएगा, लिंक कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको आप लोग नोट करिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इन चारों कंपोनेंट को लेंगे, एक ला के बीकर के अंदर स्टोर कर देंगे। हमने क्या किया भैया, हमने एक बीकर के अंदर इन चारों बवालों को स्टोर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, इन चारों को ले आए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाके रख दिए। अच्छा, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे तो पॉलीमरेज अलग मिल गया, प्राइमर अलग मिल गया, DNA अलग मिल गया, उसके बाद में DNTP अलग मिल गया, सब उसी में मिल गया। अब मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना। इसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने इसको रखा है, इसे हम लोग एक सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बफर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बफर। हमने बफर में लाके सब कुछ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसी को हम लोग ले जाके PCR मशीन के अंदर रख देंगे। PCR मशीन के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। NCERT आपका 3 प्रोसेस देता है। 3 प्रोसेस क्या देता है, सबसे पहले NCERT आप फिगर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे हमने पेस्ट करवाया है। NCERT कहती है सबसे पहला काम ये होगा PCR मशीन में भैया, कि उसमें सबसे पहले होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब जो हमने दोनों स्टैंड डाला था, इन दोनों स्टैंड जो आपस में जुड़े थे, ये DNA के जो दोनों स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से इस साइड 5 प्राइम से 3 प्राइम, जो ये आपस में जुड़ा था, पहले फोटोकॉपी होगा। तो फोटोकॉपी होने के लिए क्या होगा, ये दोनों स्टैंड किस बॉन्ड से जुड़े हैं, दोनों स्टैंड जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये दोनों बॉन्ड आपस में टूट जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक फोटोकॉपी इसकी बनेगी, एक फोटोकॉपी इसकी बनेगी, जो हमने पीछे आपको समझाया था। तो क्या होगा, ये आपस में टूट जाएंगे। अच्छा, इसको तोड़ने के लिए हमें देना पड़ेगा करीब 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, पहला डीनेचुरेशन में। दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा प्रोसेस इस मशीन में होगा भैया एनियलिंग। एनियलिंग नामक प्रोसेस में क्या होगा, एनियलिंग में करीब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग जब देंगे तो दोनों साइड इसके प्राइमर आके अटैच हो जाएंगे। इसके दोनों साइड क्या होगा, वही जो छोटा छोटा आपका प्राइमर था वो एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा। प्राइमर आ गया, फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 इसका चेन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब चेन बन जाएगा तो चेन वाले प्रोसेस में क्या होगा, तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस इसके पास हम लोग करेंगे एक्सटेंशन। क्या करेंगे, एक्सटेंशन। क्या चीज करेंगे भैया, एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होगा, करीब हमें 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। और एक्सटेंशन मतलब होता क्या है, तो एक्सटेंशन मतलब होता है ये जो हमारा इसमें एक्सटेंशन में क्या होगा, एनियलिंग में प्राइमर आएगा, एक्सटेंशन में पॉलीमरेज जुड़ के इसके आगे वही जो आपका DNTP का बॉन्ड है वो बनाना शुरू कर देगा। और जब वो वाला हमारा बॉन्ड बन जाएगा तो हमारा फोटोकॉपी बनके तैयार हो जाएगा। तो पूरा मैकेनिज्म अगर हम एक लाइन में समझे तो PCR कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक जीन को हम लोग निकाले, उसका फोटोकॉपी करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसका फोटोकॉपी करने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए हमने क्या किया, DNA का जो स्टैंड था उसमें प्राइमर लाके लगा दिया। प्राइमर लाके कौन सा प्राइमर लगाया, वही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे क्या हुआ, 3 प्रोसेस हुआ। पहला डीनेचुरेशन से अलग हुआ, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया। अब उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट का बार बार फोटोकॉपी होता चला जा रहा है, फोटोकॉपी होता चला जा रहा है। तो दूसरे में क्या हुआ, एनियलिंग में वहां पे पॉलीमरेज आ गया, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर था डीनेचुरेशन में, तो गल जाता। उसको बचाने के लिए फिर क्या हुआ, एनियलिंग में प्राइमर लगा, उसके बाद प्राइमर लगने के बाद एक्सटेंशन में
पूरी तरीके से उसका फोटोकॉपी कंप्लीट हो गया। तो तीनों का आप लोग टेम्परेचर याद रखिएगा। डीनेचुरेशन में 95 डिग्री, एनियलिंग में करीब 50 से 60, एक्सटेंशन में 72 डिग्री। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। एनसीईआरटी हमसे कहती है कि जब हमारा डीनेचुरेशन होगा, फिर हमारा एनियलिंग होगा, फिर हमारा एक्सटेंशन होगा, इसमें 95 डिग्री, इसमें 50 से 60 डिग्री, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस सेल्सियस। अब क्या कंडीशन है? अब एनसीईआरटी कहती है अगर यही पूरा मतलब एक बार फोटोकॉपी हुआ, प्राइमर जुड़ा, फिर दोबारा हुआ उसी का, फिर तिबारा हुआ, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, अगर ऐसे 30 बार हो गया, 30 टाइम्स अगर उसका फोटोकॉपी हो गया, तो ये गारंटी है भैया कि बहुत कम नहीं तब भी 1 अरब जीन ऑफ इंटरेस्ट की फोटोकॉपी हो जाएगी। कितना? 1 बिलियन जीन ऑफ इंटरेस्ट का फोटोकॉपी हो जाएगा। कितने बार में? सिर्फ 30 बार में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इतना ही है पीसीआर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आशा है आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? फिर हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा इतना ज्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गए, चौथा था 5वें में हम लोग क्या करेंगे? इसको अटैच करवा देंगे प्लाज्मिड से। अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जो बना है उसी को हम लोग अटैच करवा देंगे प्लाज्मिड से। जैसे ही प्लाज्मिड से अटैच करवाए, बन गया रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट कुछ ऐसे ही तो होगा। ये प्लाज्मिड है हमारा, और प्लाज्मिड में इसी में आके हमारा क्या हुआ? इसी प्लाज्मिड में आके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जुड़ गया। इसी को हम लोगों ने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट। अब क्या है? अब इसे चाहे जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे, हमारा प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, जो हम पेनिसिलिन अपनी आंख में डालते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, वो पूरा इसी प्रोसेस से बनता है। जो बैक्टीरिया से या किसी भी चीज से अगर हमें कोई काम करना है बायोटेक में, तो हम पूरा जो काम है उसको पूरा बायोटेक का काम ही इसी प्रोसेस से करते हैं। पूरा रिकॉम्बिनेंट बना के ही हमें काम करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भारी मात्रा में, भाई जो पेनिसिलिन आप 1 रुपए की खरीदते हो आंख में डालने के लिए, क्या वो एक बार में वही 1 रुपए का बनाया जाता है? वो बहुत बनाया जाता है, बस उसकी पैकिंग छोटी छोटी होती है ना। बनाया तो बहुत जाता होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खाना हम पूरे घर वालों के लिए बनाते हैं, जितना जरूरत है उतना ही तो हम खाएंगे, वही कंडीशन उसका है। तो उसे बनाते किसे? उसे हम लोग बनाते हैं बायो रिएक्टर में। अब उसको हम लोग पढ़ के 2-3 मिनट में खत्म कर देते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे भैया, ये हमारा 6वां प्रोसेस है, क्योंकि 5वां हमने आपको रिकॉम्बिनेंट बना के बता दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद बायो रिएक्टर में हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यूज करके लार्ज प्रोटीन बनाते हैं। भाई एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसको सिर्फ 30 बार फोटोकॉपी कर दिए, 1 अरब हमारा क्या बना? 1 अरब जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। तो हमने स्मॉल जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके लार्ज प्रोटीन बना लिया। बायोरिएक्टर में मेनली होता क्या है? कुछ नहीं होता है। फॉर्मेशन होगा किसका? प्रोटीन का लार्ज अमाउंट में। तो 2 प्रकार से होता है। एक हमारा क्या फॉर्मेशन होता है भैया? एक हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? मेनली देखिए, ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में 2 साइड लगे होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। अब इन्हीं सिलेक्टेबल मार्कर पे हम इसको पूरा पढ़ा चुके हैं। इसी में हम लोग लाके लगा देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे लाके, तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर ये कैसा होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये भैया ड्रग रेजिस्टेंट होता है। कोई भी आप इस पे ड्रग डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमें किसी बीमारी से लड़ना है, तो हम वही प्लाज्मिड यूज करेंगे जो मजबूत हो ना, उस वायरस बैक्टीरिया को मार सके। तो हमारा जीन जब उसी ड्रग रेजिस्टेंट पे ले जाके लगा देंगे, तो जो जीन अगर कमजोर होगा तब भी तो मजबूत हो जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो वही काम करता है सिलेक्टेबल मार्कर। इसी पे हम लोग ला के लगा दिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी क्या हुआ? ये भी रेजिस्टेंट जीन बन गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ले जाके भैया क्या करेंगे? 2 प्रकार के हमारे फर्मेंटर होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है क्लोज, जिसे हम लोग कहते हैं बैच फर्मेंटर। दूसरा चीज हमारा होता है, इस साइड अगर बात करें तो होता है ओपन।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर। दोनों का फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कह रही है एनसीईआरटी कि इसमें आपका क्लोज या बेंच में कुछ एक ऐसा मशीन है, ऐसा। इस मशीन में है क्या, इसमें अंदर इसके पत्ती लगी हुई है, पत्ती। जब हम लोग इसमें रिकॉम्बिनेंट को कहीं कहीं ऊपर से डाल देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पूरी दवा बन जाएगी। अच्छा, दवा बनेगी तो क्या होगा, इसमें कई चीजें लगी हुई हैं। जैसे इसके किनारे किनारे क्या लगा हुआ है, जैसे इसके किनारे किनारे आपका यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, इसमें मान लीजिए कोई चीज हम बना रहे हैं, उसका जो गैस बन गया या उसका जो केमिकल बन गया, झाग बन गया, उसको एक पत्ती खत्म कर देगा। हमारा पूरा जो प्रोडक्ट इसके अंदर है, जो हमारा दवा बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ये कंडीशन इसमें एक होता है कि अगर हम क्लोज या बैच फर्मेंटर को यूज करेंगे तो जब हमें कभी कभी, इसका यूज ही कहाँ होता है, इसका यूज होता है भैया कि अगर मान लीजिए हमें कोई काम ऑर्डर पे मिला, जैसे हमें कोई दवाई ऑर्डर पे बनानी है, तब हम लोग यूज करेंगे बैच फर्मेंटर का। या हमें लेस प्रोडक्ट को बनाना हो तब हम लोग बैच फर्मेंटर का यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी में आपको इसका फिगर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज हमें बिल्कुल उसी तरह से दिया गया है, बस ये ओपन फर्मेंटर होता है। ओपन का मतलब क्या, इसमें आपका एक ऐसे टंगस्टन टाइप का लगा होता है। जैसे हम लोग जब घर में मथनी रखते हैं, दूध मथते हैं मट्ठा बनाने के लिए, तो जब मथते हैं तो क्या है, उसमें जो मतलब प्रोडक्ट होता है, कुछ उसके ऊपर बुलबुला टाइप का आ जाता है, तो वैसे ये भी होता है। अगर हमें डेली कोई चीज दवा बनाना है, हम लोग ओपन या कंटिन्यूअस कल्चर का यूज करेंगे। इसमें हमने अपना सारा प्रोटीन विटामिन मिक्स कर दिया, जो हमें दवाई बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डाल दिया, अब वो बन रहा है। और नीचे से हम लोग इसको क्या करेंगे, डेली का डेली निकालते रहेंगे। तो ये डेली यूज के लिए है। इन दोनों का ग्राफ आता है पेपर में। अगर आपसे कभी कोई ग्राफ पूछ ले, फिलहाल तो बोर्ड में ग्राफ नहीं आता है, अगर कोई ग्राफ पूछ ले तो बताइएगा आप लोग। जो बायो रिएक्टर में आपका क्लोज बैच का ग्राफ होता है, वो ग्राफ हमारा यस शेप का होता है। अब एनसीईआरटी कुछ ऐसे ही देती है, ये यस तो नहीं है, लेकिन फिलहाल यस भी कुछ ऐसे होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बैच फर्मेंटर क्लोज में यस शेप का ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है भैया, यस शेप का। अच्छा, इसमें कैसा ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है जे शेप का। क्यों ऐसा होता है, देखिए ये जे शेप है। अगर हमें कोई एंटीबायोटिक्स कभी कभी बनानी है तो हम लोग कभी कभी मशीन को स्टार्ट करेंगे, ये जहां से स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग कहते हैं लॉग। दूसरा चीज, स्टार्ट करके क्या करेंगे, जो हमें बनाना होगा उसे हम लोग ऑब्लिगेट करेंगे, तो यहाँ लिखा गया है ऑब्लिगेटरी आपके एनसीईआरटी में। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज जब हम इसको बना लेंगे तो तुरंत मशीन बंद करने के पहले ही अपने प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, क्योंकि अगर मशीन बंद हो गई, फर्मेंटेशन रुक गया, तो जितनी भी हमारा केमिकल बना है उनमें जो भी बैक्टीरिया वायरस यूजफुल है सब मर जाएंगे। भाई दवाई में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस ही तो होता है जो हमारे बॉडी में जाके कुछ फायदा करता है, उनकी डेथ हो जाएगी, यही चीज है इसका। अच्छा, ओपन या कंटिन्यूअस कल्चर में क्या चीज है, ओपन या कंटिन्यूअस कल्चर में क्या कह रहा है, रोज दवाई डालो, रोज यूज करो, रोज निकालो। जैसे हम रोज मान लीजिए दूध का डेयरी खोले हैं, ठीक, हमें कभी कभी पनीर का ऑर्डर आता है तो हम कभी कभी ही उसके लिए दूध निकालते हैं, पर हमें डेयरी पे तो रोज भेजना है ना, क्योंकि भाई सबको यूज करना है। तो वही कंडीशन है, ओपन में रोज यूज होगा, इसमें कभी कभार यूज हो जाएगा। फिर एक चीज और देख लीजिएगा, इसी में रोज अगर यूज करेंगे तो एक बार हमने स्टार्ट कर दिया बस, फिर ऊपर से हमें जो भी रिकॉम्बिनेंट है, प्रोटीन है, विटामिन है, सब डाल रहे हैं, नीचे हमारी दवाई बनके तैयार हो जा रही है। इसमें कभी कभी बनाई, मशीन बंद कर दी, इसलिए इसका ग्राफ यस शेप, इसका जे शेप। इतना आप लोग याद करिए। लास्ट में भैया बायो रिएक्टर का डिफिनीशन देता है कि असल में बायो रिएक्टर होते क्या है। एनसीईआरटी कहती है कि जब हम किसी बहुत बड़े मशीन का यूज करें और उसमें हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करें, उस मशीन को हम लोग कहते हैं बायो रिएक्टर। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसकी क्वांटिटी करीब 100 से लेके 1000 लीटर की होती है। पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बायो रिएक्टर का डिफिनीशन, दूसरा इसका
क्वांटिटी कितना होता है, एक बार में इसमें कितनी दवाई बनती है। इसके पीछे हमने जो बताया इसके दोनों टाइप्स थे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ, कौन कौन सी चीज हम लोग इस फर्मेंटर में डालते हैं दवा बनाने के लिए। हमें कोई दवाई बनानी है तो प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उसमें एसिड या बेस का लेवल पता करना पड़ेगा, पीएच लेवल। उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, फिर क्या है भैया, उसी में हम लोग साल्ट ऐड करेंगे, और जो दवा में मान लीजिए किसी को विटामिन की कमी है, कोई विटामिन की दवा लेने गया तो विटामिन भी ऐड करेंगे। सबको किसके साथ यूज करेंगे, कल्चर के साथ। कल्चर का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट। भाई रिकॉम्बिनेंट मेन है, जैसे हमें गाड़ी चलाना है तो गाड़ी मेन है जो हमारे पास होनी चाहिए, तब तो तेल भराएंगे। ये सब तो तेल का काम करेगा, गड़िया कौन है, रिकॉम्बिनेंट। प्रोटीन बनाएगा कौन, ये रिकॉम्बिनेंट, जिसको हमने इतने दिन से तैयार किया। ये सब तो बाद में यूज कर लिए जाएंगे। लास्ट में क्या है, मान लीजिए कि हमने इस पूरे मशीन में जैसे कोई दवा बना ली, ये हमारा पूरा मशीन है, कितना, करीब 1000 लीटर का जितना ये कह रहा है। इसमें हमने पूरा इसका बना लिया, प्रोसेस कर लिया, ठीक, पूरा हमने बना लिया। अभी इसमें क्या है, अभी बहुत सारी चीजें मिली है। इसमें पीएच भी है, सबस्ट्रेट भी है, साल्ट भी है, विटामिन भी है। हमको इन सबको छान के अलग करना है, शुद्ध दवाई हमें तुरंत पैकिंग करना है जो मार्केट में भेजेंगे। तो दवाई साफ सुथरी होगी तभी तो ग्राहक यूज करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्योरिफिकेशन, इस पूरे दवाई की प्योरिफिकेशन करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, प्योरिफिकेशन। एंड इसमें जो मटेरियल है भाई, जिनको मिला के बनाया गया है, उसको अलग करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं भैया, STREAM, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे ही आके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो थोड़ी जल्दी पढ़ाई गई हैं, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन जो भी पढ़ाया गया है ठोस पढ़ाया गया है, पेपर में पक्का आएगा, उस हिसाब से पढ़ाया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस सीरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने में हमारी भी मदद करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।